राजनीति में आने की सोची तो आम आदमी पार्टी ही क्यों आप? नहीं, मैं एक्चुअली कहना कि केजरीवाल जी एक बहुत ही विजनरी आदमी है। उनको पता है कि किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट है उसका कोर है ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स का कोर है एजुकेशन एंड हेल्थ। इसलिए आम आदमी पार्टी का जितना भी डेवलपमेंट घूम रहा है वो एजुकेशन और हेल्थ के चारों तरफ घूम रहा है। उस दिन मैं एक इंस्टीट्यूट भी यहाँ लॉन्च करने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पटपटगंज के लोगों के लिए, जो उनके बच्चों की काउंसलिंग करेगा। जैसे कोई नीट की तैयारी करना चाहता है, मैंने इंडिया में देखा, मैं खुद ही जब मैं आईएएस की तैयारी करने आया मैं सीधे कोचिंग पहुंच गया। मुझे ये नहीं पता था प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, एनसीईआरटी क्या होती, और उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि विदाउट काउंसलिंग मेरे 2 साल बर्बाद हुए। मुझे पता ही नहीं था शुरू कहाँ से करना है। सीधे कहती है कि आनंद की स्थिति में रहो, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुख के पीछे भागोगे परेशान हो जाओगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ के युवाओं से मिल रहा है। इसलिए हर आदमी ये बात कहता है कि ये सीट ओझा जी को दी गई। ये मैंने मांगा। मैं कहीं भी जाता, आप मुझे एक बात बताओ, मैं कहीं भी जाता सबसे पहले आपको कौन सपोर्ट करता है? लोग E40 से मुश्किल से 20 कदम जाओगे, सबसे फेमस पांडे समोसा यहाँ पे है, वो मेरे गांव से। मतलब आप यहाँ से जस्ट 20 कदम, E40 से 20 कदम जाओगे, आप वहाँ जाओ, सिर्फ ये कह दो भैया कौन चुनाव लड़ रहा है आम आदमी पार्टी से। मैं कहा भैया मेरे चाचा, और 200 लोग डेली उस आदमी का समोसा खाने आते। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की खास पेशकश इलेक्शन वाला पॉडकास्ट। लगातार हम उन शख्सियत से बात कर रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत अहम है। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, जो पहले शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते थे और अब राजनीतिक मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। नाम है अवध ओझा। अवध ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के इस इलेक्शन वाला पॉडकास्ट में हिस्सा बनने के लिए। जी, कैसा चल रहा है चुनाव पटपड़गंज में? आप पटपड़गंज से उम्मीदवार हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारा जो पहला चरण है वो बड़ा प्यारा चरण है कि एक हमारा चुनाव का जो पहला चरण होता है कि लोग आपके बारे में बात करें, आपसे मिलें, आपको अप्रिशिएट करें, तो वो चरण हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। सर, पहले भी आपकी और हमारी मुलाकात हो चुकी है। सवाल वही फिर से एक बार, आप पहले राहुल गांधी की तारीफ़ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ कर चुके हैं, लेकिन जब आपने राजनीति में आने की सोची तो आम आदमी पार्टी ही क्यों आपने चुनी? नहीं, मैं पहले भी ये जवाब दे चुका हूँ कि जब मैं पटना के पॉडकास्ट में था तो मैंने कहा था कि जो आदमी मुझे बुला लेगा, मतलब जहाँ से मुझे निमंत्रण आएगा, तारीफ़, मैं इस बात को कितनी बार कहा कि तारीफ़ एक ह्यूमन कैरेक्टर का बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पता नहीं आजकल लोग तारीफ़ को इतना बुरा क्यों मानते हैं। मेरा मानना ये है कि वो जो शब्द है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तेंदुलकर साहब लारा साहब की तारीफ़ करते हैं, लारा साहब तेंदुलकर जी की तारीफ़ करते हैं, तो तारीफ़ कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर चूँकि केजरीवाल जी ने मुझे सम्मान दिया, अपनी पार्टी में बुलाया और इतना इज्जत दी, तो मैं आज उनके साथ हूँ। लेकिन सर, खेल का मैदान राजनीति के मैदान से अलग होता है। अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसके मायने भी होते हैं। नहीं, आप शायद आपने पॉलिटिकल थिंकर्स जो थॉमस हॉब्स जैसे थिंकर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में और राजनीति में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि घमासान लड़ाइयाँ होती हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्लान किया जाता है, लेकिन खेल के मैदान के बाहर कोई दुश्मन नहीं होता। तो वही हाल यहाँ भी है कि ऐसा नहीं है। तो खेल भी तो जिंदगी एक खेल ही है। सर, वापस पटपड़गंज पे आते हैं। चूँकि आप उस टर्फ पे हैं जो दिल्ली के सियासी गलियारों में माना जाता है कि पटपड़गंज बड़ी मुश्किल सीट है, तो पहले तो ये बताएं कि पटपड़गंज के लिए क्या आपने सोचा है, क्या दिमाग में चल रहा है कि आखिर जब आप राजनीति में आए क्या आपने सोचा कि क्या आप सेवा करेंगे? जाहिर सी बात है आपकी एक्सपर्टीज़ शिक्षा के क्षेत्र में है। पटपड़गंज के लिए क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि आपसे पहले जो यहाँ विधायक थे मनीष सिसोदिया, वो इसे रिप्रेजेंट करते थे, तो क्या पटपड़गंज के लिए विज़न क्या है आपका? मैं जब यहाँ आया तो हमारे डिप्टी सीएम ने इतना काम कर चुके थे यहाँ पे। वो जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ का मंगलम स्कूल। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है, वहाँ की फर्स्ट लेडी आ रही है और वो मंगलम स्कूल देखने जा रही हैं। और स्कूल एक एक्चुअली कहना कि केजरीवाल जी एक बहुत ही विजनरी आदमी है। उनको पता है कि किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट है उसका कोर है ह्यूमन रिसोर्स,
और ह्यूमन रिसोर्स का कोर है एजुकेशन एंड हेल्थ। इसलिए आम आदमी पार्टी का जितना भी डेवलपमेंट घूम रहा है वो एजुकेशन और हेल्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो मैं जब पटपटगंज पहुंचा तो मोहल्ला क्लिनिक, गवर्नमेंट स्कूल्स, अंबेडकर स्कीम्स, इन्होंने अपना एक बहुत बेहतरीन ग्राउंड बना रखा था। अब वो काम तो आगे बढ़ ही रहा है। उसमें नई एडिशन ये होगा कि मैं उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल पे ला रहा हूँ, काउंसलिंग एक्स्ट्रा करने जा रहा हूँ। मतलब जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होगा उस दिन मैं एक इंस्टीट्यूट भी यहाँ लॉन्च करने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पटपटगंज के लोगों के लिए, जो उनके बच्चों की काउंसलिंग करेगा। जैसे कोई नीट की तैयारी करना चाहता है, मैंने इंडिया में देखा, मैं खुद ही जब मैं आईएएस की तैयारी करने आया मैं सीधे कोचिंग पहुँच गया। मुझे ये नहीं पता था प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, एनसीईआरटी क्या होती है, और उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि विदाउट काउंसलिंग मेरे 2 साल बर्बाद हुए। मुझे पता ही नहीं था शुरू कहाँ से करना है। तो एक सबसे बड़ा काम मैं करने जा रहा हूँ, काउंसलिंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ, गाइडेंस की शुरुआत करने जा रहा हूँ, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी क्लासेस देने जा रहा हूँ ऑनलाइन, फ्री, ओनली फॉर द पीपल ऑफ पटपटगंज। तो अभी आप जब जा रहे हैं तो जाहिर है युवा भी मिल रहे होंगे, तो अभी कुछ उनको इंस्टेंट कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ उनसे कमिटमेंट, कुछ वादा, किसी तरह की कोई? मैं एक प्रोग्राम करता हूँ रे अवध ओझा चैनल पे, गीता। ठीक है। गीता पढ़ा रहा हूँ, 1 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। उसको लगभग जितने भी युवा हैं वो सब सुनते ही हैं। उसको सुनने के बाद उन्होंने, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो हर आदमी यही बात कह रहा है कि सर आपने हमें पढ़ना तो सिखाया ही, आप हमें जीना भी सिखा रहे हो। क्योंकि जो लोग, मतलब गीता सीधे कहती है कि आनंद की स्थिति में रहो, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुख के पीछे भागोगे परेशान हो जाओगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ के युवाओं से मिल रहा है। लेकिन सर जब पटपटगंज की बात होती है तो जिक्र ये भी होता है कि आम आदमी पार्टी ने इस सीट को बदल दिया। मनीष सिसोदिया का पिछले चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो हम सबको पता है, बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे, और ये भी आरोप लगता है कि वो पटपटगंज छोड़कर चले गए, उनके विरोधी ये कहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अवध ओझा को बाद में बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है इंग्लिश में बड़ा प्यारा और हिंदी में भी है, उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। मेरे लिए इससे अच्छी सीट ही नहीं थी दिल्ली में। वजह, मेरा घर, मेरा खानदान E40 अंबेडकर पार्क के सामने है। मैं जब यहाँ आया, भाई इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स। मैं आपको बताऊं, मेरा पूरा खानदान मिला के यहाँ पे मेरे पास कम से कम 50+ भतीजे ही हैं। अच्छा। अरे आप मेरी रैलियों में देखो, हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, प्लस मेरे परिवार के बच्चे हैं। ऐसी कोई गली नहीं है वेस्ट विनोद नगर में जहाँ पे हमारे रिलेटिव नहीं रहते हैं। मेरी अपनी मौसी की लड़की नीरज, ये जस्ट बगल वाली गली में रहती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है जो शायद किसी को शायद पता नहीं रहा होगा। इसलिए हर आदमी ये बात कहता है कि ये सीट ओझा जी को दी गई। ये मैंने मांगा। मैं कहीं भी जाता, आप मुझे एक बात बताओ, मैं कहीं भी जाता सबसे पहले आपको कौन सपोर्ट करता है? आपका परिवार। अगर आपका परिवार आपके पीछे नहीं है तो फिर तो आप तो वैसे भी ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहली स्टेप है परिवार। तो यहाँ आने का जो मेरा सबसे पहला मोटिव था वो ये था कि मेरा परिवार पूरा यहीं पे है, मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा जिला। आप यहाँ से निकलोगे E40 से मुश्किल से 20 कदम जाओगे, सबसे फेमस पांडे समोसा यहाँ पे है, वो मेरे गांव से। मतलब आप यहाँ से जस्ट 20 कदम, E40 से 20 कदम जाओगे, आप वहाँ जाओ, सिर्फ ये कह दो भैया कौन चुनाव लड़ रहा है आम आदमी पार्टी से, कहेंगे भैया मेरे चाचा लड़ रहे हैं, और 200 लोग डेली उस आदमी का समोसा खाने आते। तो इससे अच्छे समर्थक, इससे अच्छे प्रोपेगेटर मुझे कहाँ मिलते? कहाँ जाता मैं? वैसे तो मैं टीचर हूँ तो मुझे एक्सेप्टेंस हर जगह मिल जाती, लेकिन परिवार की एक्सेप्टेंस वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था, और इसीलिए मैंने इस जगह को चुना। और मैं आपको बताऊं, कोई भी सीट कभी हल्की नहीं होती, कभी मजबूत नहीं होती, क्योंकि वोटर बहुत समझदार हो चुका है, बहुत। उसको पता है कि हमें किसको वोट देना। अभी आपको माहौल दिखाई पड़ रहा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही, कुछ नहीं चल रही है। मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, कह रहा भैया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने जो हमसे कहा वो हमें किया। वो सबको समझ में आ रहा है, वो सबको समझ में आ रहा है कि अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार में कुछ भी हुआ तो दिल्ली में सब कुछ छिन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं छिना तो बाकी 20 राज्यों में देना पड़ेगा, और वो चुनौती बन जाएगी।
तो ना तो सिसोदिया जी ये सीट छोड़ के गए हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ ये सीट मैंने ली है, मेरा घर है E40 वेस्ट विनोद नगर अम्बेडकर पार्क के सामने, मेरे यहाँ कम से कम 50 रिश्तेदार रहते हैं, उसमें से पांडे समोसा वाला सबसे फेमस है। तो ये सारी वजह रही जिससे मैं यहाँ आया। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए? आम आदमी पार्टी से आप हैं, रविंदर नेगी हैं और अनिल चौधरी जो कि यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। रविंदर नेगी पिछली बार बेहद कम मार्जिन से हारे थे, तो कुछ मुश्किल तो लग रहा होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, आप एक वनडे मैच देख रहे हो और एक टीम ने 100 रन बनाया है, तो आपको मजा आएगा देखने में? आपको नहीं आएगा। आपको वो मजा देखने में आएगा मैच जब 300 प्लस का रन है, मतलब 6 का रन रेट चल रहा है और सामने वाली टीम को डू और डाई करना है। तो आप तो मतलब जनता को तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना, मजा आना चाहिए। जहाँ वन साइडेड विक्ट्री होती है वहाँ जनता को लगता है क्या देखना मैच यार। तो यहाँ तो जनता बहुत एंटरटेन करेगी और मुझे पता है कि जनता बहुत समझदार है और वो बहुत अच्छा निर्णय करेगी। बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं सब अपनी अपनी तरफ से लड़ेंगे, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और अच्छी फाइट होगी। लेकिन अगर पहले मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हो जाए और सामने अगर ना हो नीदरलैंड या कोई हल्की टीम, तब आप देखो अफगानिस्तान ने अच्छे अच्छों को हराया है। पहले सीरीज़ में जब अफगानिस्तान आई तो लोगों ने कहा इनके पास अनुभव नहीं है, इनके पास वो खिलाड़ी नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी प्यारी रही। आपके पास अगर वो लोग हैं जिनके पास अनुभव ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है जैसे मैं यहाँ पे नया हूँ लेकिन मैंने एक टीम ऐसे लोगों की बनाई है, नवरत्न, जो चुनाव पिछले 20 साल से करवा रहे हैं, उनके साथ हैं। मेरे साथ कर्नल राहुल सिंह है, मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो जिनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। वो मुझसे कहते हैं कि यहाँ पे ये काम करना है। तो मेरे पास इलेक्शन लड़ने की अनुभव की कमी है, मेरी की टीम के पास बहुत प्यारा अनुभव है और उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। सपोर्ट मिल रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पर नए कैंडिडेचर हैं, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया यहाँ पे थे। तो क्या पार्टी की तरफ से किस तरह से? जावेद भाई सच बताऊं तो जब मैं पहली बार आया तो कोई सपोर्ट नहीं मिला और सबने मेरी तरफ देखने से मना कर दिया। मैं ऑफिस के सड़क पे निकला, वहाँ 2 गाय बैठी थी, उन्होंने मुंह घुमा लिया। लेकिन आज मैं आपसे बताऊं, आज मुझे हर कार्यकर्ता का सपोर्ट मिल रहा है और हर आदमी मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। मैं अगर नाम गिनाऊं तो मतलब 10, 20, 50 नाम, जैसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन आप बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि शुरुआत में किसी का सपोर्ट नहीं मिला। पता राजनीति में इतनी सच्चाई कई बार। अब तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अब लोग मुझसे खुद मिलने आ रहे हैं। अच्छा, तो जितने भी, मैं तो आपको कम से कम 10, 20, 50 ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम सुना सकता हूँ, क्योंकि इतनी इंटीमेसी हो गई है। और खुद मतलब सर भैया यहाँ चलना है, सर यहाँ चलना है, और ये मीटिंग करनी, वो मीटिंग करनी। तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पटपटगंज के कार्यकर्ताओं का, जो अंततः सब लोग मुझसे आके जुड़ गए। लेकिन मनीष सिसोदिया चूँकि यहाँ से विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे, और आप भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, तो उनकी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उनकी एक लीगेसी है, आप उसे आगे बढ़ाएंगे। क्या शिक्षा के लिए क्या लीगेसी है मनीष सिसोदिया की अब आगे आप रखने वाले हैं? हिंदुस्तान का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जो हमने भुला दिया, बहुत प्यारा। उस कॉन्सेप्ट ने हिंदुस्तान को महान बनाया था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू क्रिएटिविटी, C&C। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा जो है वो पूरी ध्यान के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब जब कोई आदमी ध्यान की बात करता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करता है, जब हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आमतौर पर कॉन्सेप्ट तुरंत क्लिक नहीं होता। लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे मैं लड़कों से पूछता हूँ कंपाउंड क्या है, वो याद करने लगते हैं। अरे मैं कहता हूँ क्यों याद करते हो यार, कंपाउंड मतलब एक चीज़ याद रखो, वाटर, H2O, सिर्फ वाटर याद रखो, उसमें एक टर्म याद रखो, प्रपोर्शन। अब वाटर याद आया तो H2O याद आया, H2O याद आया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन याद आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन याद आया तो 1:2 का प्रपोर्शन याद आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिविटी है, इसका मैं प्रचार करना चाहता हूँ, इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ कि एजुकेशन इस कंट्री में एंटरटेनमेंट बन जाए। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मारना ना पड़े। शिक्षा के साथ साथ एक और चीज़ मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ी पिछले 2-3 सालों में, जिसके लिए वो जेल गए, कथित शराब घोटाला, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर आम आदमी पार्टी पर रहती है और इस चुनाव में बड़ा मुद्दा वो बना रही है। तो
तो क्या इसका भी चर्चा होती है जब आप ज़मीन पर जाते हैं, ये मुद्दा है, और इसको किस तरह से आप इससे निपट रहे हैं इस मुद्दे से, क्योंकि बीजेपी लगातार घेर रही है आपको? मैं कल गया था शशि गार्डन की तरफ, तो वहाँ एक बुजुर्ग से आदमी मिले मुझे, तो उन्होंने कहा बेटा आप जिस पार्टी से आओ उसकी स्थिति बहुत मजबूत है और हम सबको पता है, वो बुजुर्ग ने हमसे कहा कि हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों किया गया और किस लिए किया गया। चुनाव आ रहे थे, नेताओं की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, सरकार की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, सरकार ने अपने वादों को पूरा कर रखा था और ये भय विरोधियों को सता रहा था कि अगर ये लोकप्रियता चुनाव तक बरकरार रही तो हम 70 में से 70 खो जाएंगे। तो जब जनता ये बात मुझसे कह रही है तो मैं उससे किस बात पे चर्चा करूं? अगर वो मुझसे कहे शराब के नाम ले, कुछ नाम ले, तो मैं कुछ बोलूं भी, वो अपने तरफ से मुझे बोल रही है कि भैया हमको पता है ये सब क्यों किया गया है, बात ही खत्म हो गई। तो पटपड़गंज में आपका नियर बाय राइवल कौन है, कौन प्रतिद्वंदी है आपको, कौन सी मेरा पार्टी? मैं ही अपना राइवल हूँ। अगर मैंने मेहनत नहीं की, नहीं, ये तो आप बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। ज़मीनी हकीकत जो राजनीतिक, अगर हम कहें बड़े फेयर तरीके से आप बोलें कि भाई कौन कांग्रेस से है या बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस के भी पूर्व विधायक यहाँ पर हैं और रविंदर नेगी जो कि पिछली बार उनका परफॉर्मेंस सबके सामने है, तो कौन है आपका? जावेद भाई मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को राइवल कहना राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। उसकी वजह मैं क्यों बताऊं? राइवल जनता डिसाइड करती है कि असली लड़ाई, जैसे आप जनता से जब ये सवाल करोगे तब वो बताएगी भैया फला फला के बीच फाइट हो रही है। तो मैं अगर ये कहूं कि फलाना आदमी मेरा राइवल है, मेरा कोई राइवल नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, मुझे उनसे कनेक्ट होना है और एक एक आदमी से अगर मैं कनेक्ट हो गया, मिल गया, अपनी बात पहुँचा गया तो संभवतः उनका प्रेम मुझे मिल जाएगा। बहुत कम समय में नेता टाइप बात करने लगे आप। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ, रविंदर नेगी हैं बीजेपी से, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनके बारे, जो आपके बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ से। अच्छे इंसान हैं लेकिन लोगों को परेशान बहुत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं तो जिससे भी मिलता हूँ तो लोग, मुझे लगता है शायद उनको ब्यूरोक्रेट होना चाहिए था या तानाशाह होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से जनता उनके अत्याचारों की चर्चा करती है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था कि कौन है भाई रविंदर नेगी। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि भाई बीजेपी के पार्षद हैं और पार्षद की स्थिति में हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो लोग मुझसे जब बताते हैं, एक वर्ड उनके बारे में लोग यूज़ करते हैं, लिंटर माफिया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था। तो अब अगर जनता उनके बारे में ऐसा कहती है लिंटर माफिया, तो मैं कुछ कह ही नहीं। लेकिन अब इस पॉडकास्ट को लोग देखेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। रविंदर नेगी को आप कह रहे हैं कि उन्हें ब्यूरोक्रेट होना चाहिए था, लेकिन आप जिस सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तालीम देते हैं वो यूपीएससी, हाँ वही, ये जाके जो आईएएस आईपीएस आप बनाते हैं वही ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो ये इतने ख़राब होते हैं क्या? खराब की बात नहीं, मैंने कहा अथॉरिटेटिव, जैसे अधिकारी अथॉरिटेटिव होता है, हाँ। तो वो अथॉरिटी की तरह काम करते हैं। तो अपना पोस्टर लगा दे, तेरा नाम क्या है, दुकान के सामने नाम लिख दे, ये नेता का काम नहीं है। मैं ब्यूरोक्रेसी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि जैसे ब्यूरोक्रेसी कोई काम अथॉरिटी से कराती है, तो नेता का काम अथॉरिटी का नहीं है, वो उसका काम है। और ये सब काम तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखो। और मैं तो कहता हूँ यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे नेता हैं जो भी अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, या बहुत, मैं तो कहता हूँ रामचरितमानस पे एक चर्चा हो जाए सारे नेताओं से, एक बार गीता पे चर्चा हो जाए सारे नेताओं से, 2-4-50 श्लोक मैं भी बोल दूँ, 2-4-50 चौपाई ये भी बोल दे, तब तो समझ में आए कौन नेता कैसा है। भाई जैसे अमेरिका में डिबेट होता है, तो मैं चाहता हूँ ये जो हमारे साथ हमारे नेता लोग हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, आ जाए रामचरितमानस, किष्किंधा कांड, बाल कांड, लंका कांड, पता तो चले इस एरिया की जनता को कि हमारा कौन सा नेता। लेकिन वो तो बताते हैं खुद को एकदम हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, नाम बदलवाने की उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं, भगवा झंडा वो दुकानों पर लगाते हैं। तो इस किस तरह से वो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे भी यहाँ पर आपकी पटपड़गंज विधानसभा में देखने को मिले, और ये नारा बड़ा फेमस हो रहा है बीजेपी का। तो इस चीज़ को कैसे आप निपटेंगे जो एकदम उन्होंने अटैक किया हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी से जब आप बात करते हैं तो वो किस पे बात करते हैं? शिक्षा पे। क्यों? क्योंकि जब आप कहोगे कहाँ, वो लेके चले जाएंगे आपको मंगलम स्कूल। वो बात करेंगे स्वास्थ्य पे, आप कहोगे कहाँ, वो आपको ले जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक।
क्योंकि दिखाने की क्षमता है ना उनके पास। जब विरोधी के पास कुछ दिखाने को है ही नहीं, तो जो दिखा नहीं सकता वो भरमाएगा। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाओ और कहते हो भैया मुझे फेयर एंड लवली चाहिए, और अगर उसके पास नहीं है, कहेगा भैया शिकायत बहुत आ रही थी फेयर एंड लवली की, कि लोग बता रहे थे कि चमड़ी थोड़ा सा फट जाती है। भैया आप ऐसा करिए, आप बोरोलीन ले जाइए भैया। मैं गारंटी से कहता हूं, आप उस दुकानदार से कह दो कि ठीक है मैं बोरोलीन ही ले जाऊंगा, पर तू मुझे फेयर एंड लवली दिखा दे, नहीं होगी उसके पास। तभी हमारे नेता ने जिस दिन डेट जारी की, उसी दिन हमारे नेता ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मित्रों तैयार हो जाओ, अब काम के बदले गाली गलौज की राजनीति शुरू होगी। आपके लड़के का 92% आया, मेरे लड़के का 93% आया, और मैंने आपसे कहा कि जावेद भाई देखो मेरे बच्चे का इंटर में 93%, आपने मुझसे कहा कि देखो अवध भाई मेरे बच्चे का 92% है। मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा, ये देखो मेरा 93 है। तो जब दिखा नहीं सकते तो भरमाएंगे किसको? इस जनता को, इतनी पढ़ी लिखी जनता, इतनी जानकार, सोशल मीडिया वाली जनता। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले मोहल्ला क्लिनिक उसको नहीं दिखाई पड़ रही है, उसको सरकारी स्कूल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है। और जब सबसे बड़ी बात, ये इतने बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं, अच्छी बात है, बनना चाहिए। हमारी सरकार ने भारत के इतिहास में पहली बार पुजारियों और ग्रंथी सम्मान योजना लागू किया कि भाई हम इनको 18,000 रुपये महीने देंगे। ये हमारे भाई हमारे लिए पूजा अर्चना करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं, लागू करते हैं अपने 20 राज्यों में। हम जान जाएंगे कि भाई ये भी हिंदूवादी है। धर्म किसी की बपौती है कि भैया मैं तो हिंदूवादी हूं, और हम 1 साल से गीता पढ़ा रहे हैं। रे अवध ओझा चैनल पर मेरा 58वां एपिसोड गीता का आ चुका है। हम गीता पढ़ा रहे हैं बिना हिंदू धर्म जाने, मतलब हम हिंदू नहीं है। नहीं, राजनीति में आइडियोलॉजी की तो बात होती है, लेफ्ट है, राइट है, कुछ मध्यम मार्ग की पार्टियां हैं। तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है आम आदमी पार्टी की? जब आप अभी आए हैं तो आपको क्या समझ में आया कि आखिर विचारधारा क्या है? हमारे लिए धर्म प्रेरणा है, हमारे लिए धर्म उत्थान का माध्यम है, हमारे लिए धर्म विकास का मार्ग है जो शांति देता है। क्या नारा होता है, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म का विकास हो। ये है धर्म हमारे लिए। हमारे लिए धर्म ये नहीं है कि जावेद भाई हमारे नहीं है, सब हमारे हैं। हमें यहाँ के लोग कह रहे हैं, हमारे वही यहाँ के जो हमारे विरोधी नेता हैं, कहते हैं बाहरी है, शिक्षक और डॉक्टर बाहरी होते हैं। मतलब अभी यहाँ कोई बेस्ट सर्जन इंडिया का आ जाए पटपटगंज में, यहाँ पटपटगंज के लोग उसको स्थान नहीं देंगे। तो हम भारतीय हैं, हमारे सब हैं और हम सबके हैं, और धर्म हमारे लिए प्रेरणा है। जो धर्म विवेकानंद के लिए है वही धर्म हमारे लिए है। जो विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि धर्म अगर मानव का विकास नहीं कर सकता तो उसे धर्म नहीं माना जा सकता। धर्म का उद्देश्य ही है, जैसे श्री राम घर से निकले प्रभु राम बनकर आए, किसने बनाया? धर्म ने। तभी मैं उसको 4th लॉ कहता हूं। मैं प्रभु राम को कहता हूं चौथे नियम का प्रतिपादक। कौन सा चौथा नियम? T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। राजा के बेटे थे वो, क्या जरूरत थी उन्हें अपना वो महल छोड़ने की? पर महल छोड़ा उन्होंने, 14 साल तपस्या की, भगवान बने। लेकिन इल्ज़ाम तो आम आदमी पार्टी पर भी लगते हैं कि भाई आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या, और अभी इसको लेकर भी हो रहे हैं कि जो पुजारी और ग्रंथियों का जो ऐलान आपने किया है, चुनावी हिंदू बीजेपी आपको कहती है। देखिए ऐसा है ना कि जब चुनाव का समय आता है तो सब बोलने लगते हैं, सब। मतलब आप चुनाव से पहले हिंदुस्तान शांत रहेगा, चुनाव आएगा सब बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना कि किसी को भी अगर हिंदू धर्म का, पुजारियों का, ग्रंथियों का इतना ख्याल था तो वही कर देता पहले, हमें मौका ही नहीं मिलता। आप क्यों किसी को मौका देते हैं? एक आदमी ने इतना अच्छा थॉट लिया कि भाई इन ग्रंथियों का, पुजारियों का, इनका ख्याल कौन रखेगा? अब आप तिलमिला गए कि साहब ये इन्होंने ये कैसे सोच लिया।
क्योंकि हम भारतीय, हम सबके बारे में सोचेंगे, हमारा फर्ज है सबके बारे में सोचना। तो अब जब हमने सोच लिया तो फिर अब चारा क्या बचा, तो आरोप लगाएंगे। दिल्ली में खूब सियासत हो रही है और सियासत इस बात को लेकर भी हो रही है कि दिल्ली में 3 पार्टियां मोटे तौर पर दिखाई दे रही हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आप और कांग्रेस दोनों अलग अलग दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर इंडिया गठबंधन में साथ हैं। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? दिल्ली में कांग्रेस कैसे लड़ रही है? कांग्रेस, मुझे लगता है शायद कुछ पुराने सपने दिल में पड़े हुए हैं कि चलो यार एक बार दिल्ली में भी कुछ ट्राई करके देख लेते। असली लड़ाई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। हर आदमी ये कह रहा है कि कांग्रेस को कौन वोट देने जा रहा है। जब 2 लोग लड़ रहे हैं, क्लियर कट आइडियोलॉजी चल लड़ रही, सामने जहां बात हो रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कांग्रेस, भाई हमारी सीट डिक्लेयर हुई तो हर आदमी इंतजार कर रहा था बीजेपी के कैंडिडेट की। तो कांग्रेस, शायद मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ पुराना सपना उनका समय समय पर उठता रहता है कि यार एक बार दिल्ली खेल के देख लें, क्या पता कुछ हाथ लगी जाए। पर कैसे जवाब देंगे? लोकसभा तो आप साथ लड़े और विधानसभा में अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति में ये सब चीज़ें तो एक आम फिनोमिना होती है कि हमारी कहीं अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, कहीं हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ हम इंडिपेंडेंट अपने साथ ही अकेले लड़ेंगे, तो वो एक पार्टी के डिसीजंस होते हैं, उसमें मतलब कोई जवाबदेही की बात नहीं होती है। कई सारी पार्टियां होती हैं, एक बार किसी अलायंस में है, फिर वो उस अलायंस से बाहर आ जाती हैं, फिर उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस आदमी की उस पर्टिकुलर टाइम में क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, तो उस पर। लेकिन कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है वो बड़ी हमलावर है। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन की होने वाली थी, पूरी तैयारियां कर ली थी और ये वो उसमें साबित करने वाले थे कि अरविंद केजरीवाल कैसे एंटी नेशनल हैं, और लास्ट में जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। तो पहले तो इस पर आप बताइए। मैंने सुना नहीं इसके बारे में, आपने अभी बताया तो मुझे पता चला, तो मैं पता करके आपको अगली बार बताऊंगा कि इस पर मेरी क्या राय है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक शख्सियत को इंटरनेशनल कहा जाएगा तो क्या आपको लगता है कि राजनीति में, जबकि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नेशनल लेवल पर, तो राजनीतिक हमले का कोई दायरा होना चाहिए? कहाँ तक? जावेद भाई, मैं एक यूपीएससी का कोच हूँ और मेरी आदत है कि मैं तथ्य के बिना कभी बात नहीं करता। तो मुझे आप इस पर तथ्य इकट्ठा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ है, आज वो मुद्दा बड़ा मौजू है। दिल्ली में एक और नैरेटिव चल गया है, शीश महल वर्सेस राजमहल। आज ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, पुराने सीएम, आवाज़ गए। उन्होंने बोला कि हम भी वहाँ जाकर देखें कि भाई वहाँ पर मिनी बार है कि नहीं, सोने की टॉयलेट है कि नहीं, और स्विमिंग पूल है कि नहीं। वहाँ खूब रस्साकशी चल रही है और बीजेपी अटैक कर रही है कि एक आम आदमी की बात करने वाले कि भाई मैं घर नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, लेकिन वो शीश महल में रहने लगे, बीजेपी ये कहती है। तो क्या लगता है ये जो मुद्दा है दिल्ली की राजनीति में, ये किस तरह से आपको असर कर पाएगा पूरी दिल्ली में? ख़ासतौर से अगर आपके यहाँ पर बात करें, ये कितना बड़ा मुद्दा है और इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे संजय भाई आज इस मुद्दे पे अटल थे कि हम अंदर जाके जनता को दिखाएंगे। क्या जरूरत थी पुलिस लगाने की जब मीडिया भाइयों को बुलाया गया था? वही वाली बात है ना, सांच को आज क्या। जब आप आरोप लगा रहे हो तो मीडिया भाइयों को बुलाया गया कि आप आ जाओ और ले चल के आपको अंदर सब दर्शन करा देते हैं, आप लोग देख लो, तो जनता भी देख लेती। और मेरा मानना ये है कि भरमना नहीं है। मुझे बहुत अच्छी 3 इडियट का एक सीन मुझे बहुत अच्छी तरह याद आता है और उस आदमी को देख के मुझे बीजेपी की याद आती है और हमें उससे बचना चाहिए, और वो है चतुर्लिंगम। चतुर्लिंगम क्या करता है, जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो बाकी बच्चों के घरों में, के कमरों में वो उल्टी सीधी किताबें डाल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको उलझाना है। हमें इन मुद्दों पे बात ही नहीं करनी। हमने इतना काम किया, दिल्ली में शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, तीर्थ यात्रा कराई बुजुर्गों को, हम उस पर बात करेंगे, हम जनता को याद दिलाएंगे कि भैया हमने अपनी बहनों को फ्री यात्रा किया। हमारी दिल्ली की बहनें पूरी दिल्ली में कहीं भी जॉब कर सकती हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अगर पटपटगंज की हमारी बहन रोहिणी काम करने जा रही तो उसे इस बात की चिंता नहीं कि मेरा 5,000 रुपये किराए में चला जाएगा।
अगर उसे 20,000 सैलरी मिल रही है तो 20,000 सैलरी बच रही है। अब उसे इस बात की चिंता नहीं है कि यार बिजली का बिल देना पड़ेगा, बचत कैसे करूंगी। अब उसे इस बात की चिंता नहीं कि मेरा पानी का बिल आएगा, बचत पैसा कैसे बचेगा, मैं बच्चे को ट्यूशन कैसे पढ़वाऊंगी। उसका पानी का बिल बच रहा है, उसका बिजली का बिल बच रहा है, उसका किराया बच रहा है, और ये सारी उसकी सेविंग है। हमें अपने मुद्दों से कहीं नहीं जाना, जाना ही नहीं, बात ही नहीं करनी। वो तो चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो चाहते हैं आओ आओ उल्टी सीधी बात करके इलेक्शन तक ले जाएं खींच के। तो हम उस पर क्यों बात करेंगे, हम तो शिक्षा पे करेंगे। शिक्षा पे बात करें, हमने महिलाओं की बात की, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर भी पूछा जाएगा, लेकिन महिलाएं इस बार बड़ी फोकस में है। आपने भी 2100 रुपये का ऐलान किया, कांग्रेस ने बोल दिया कि प्यारी बहना लॉन्च करेंगे, बीजेपी भी वादे कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा में तो उनके कैंडिडेट हैं, वो पिछले दिनों वो महिलाओं को कैश भी बांट रहे थे। तो इस बार महिलाएं फोकस में रहने वाली हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं की भागीदारी। एक्चुअली दिल्ली की महिलाएं चूंकि केजरीवाल जी से बहुत खुश हैं, कहती हैं वो हमारे, कहती भी हैं भाई हो तो केजरीवाल जैसा, उन्हें बहुत भरोसा है कि नहीं पिछले 10 साल से भाई ने जो कहा वो पूरा किया, तो भाई के ही साथ रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि अगर इन्हें कुछ करना होता ये बाकी राज्यों में भी कर चुके होते। तो बहनें तो हमारे साथ हैं। नई दिल्ली में कैश बांटने की बात आई थी, उस पर आम आदमी पार्टी ने सीधे बीजेपी को अटैक किया कि आप सीधे कैश बांट कर वोट खरीदना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मतलब एक तरह से, लेकिन वही है ना कि बहनें बहुत समझदार हैं। बहनों ने नहीं तो मुद्दा बाहर निकाला, ये बात निकली कैसे? ये बात बहनों ने ही बाहर निकाला कि हमें पैसे दे रहे हैं वोट देने के लिए। तो ये, और बीजेपी ने कुछ चीज़ें बहुत गलत की। एक तो वो पैसा और वोट वाला मसला, दूसरा फिर उन्होंने कह दिया कि भाई सड़क बनवाएंगे। मतलब बहनों को एहसास हो गया है कि इस बार दिल्ली का पूरा इलेक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारी बहनें ही लड़ रही हैं। बहुत अच्छा किया बीजेपी ने, बहुत शानदार काम किया। कुछ काम करके उन्होंने इतना अच्छा काम किया क्योंकि हमारी बहनें इतनी नाराज हैं कि ऐसे बोलोगे आप, हम अपने दुश्मन की बहन बेटियों को उल्टा सीधा नहीं बोलते, पट्टीदार लड़ाई झगड़ा अगल बगल चलता उनको नहीं बोलते। और आप एक नेता होके, बीजेपी के दल के नेता होके आप ऐसे कह रहे हैं कि हम सड़क बनवाएंगे। तो बहनें बहुत नाराज हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत नाराज हैं, और उसका बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है आम आदमी पार्टी को। अच्छा, चूँकि महिलाओं की बात हो रही है तो दो बड़े मुद्दे भी अभी दिल्ली की सियासत में चले। कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार है रमेश बिधूड़ी, उनके दोनों बयान से आप वाकिफ़ होंगे। पहला बयान उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर दिया, और फिर जो सीएम आतिशी हैं उनके बारे में उन्होंने एक टिप्पणी की। तो क्या लग रहा है आप इसे भी इशू बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दोनों बयानों को लेकर बहुत अटैक किया बीजेपी को। बिल्कुल, हम बनाए ना बनाए, बहनों ने तो, दिल्ली की बहनों ने तो बना ही लिया। आप कैसे किसी लड़की को, किसी स्त्री को, किसी महिला को ऐसा कह सकते हैं? मैंने कहा ना, आप बात करो ना, आप कहीं शीश महल उठा लाते हो, आप कहीं कहते हो गाल की तरह सड़क बनाएंगे, आप कहीं कहते हो आतिशी जी ने अपना पिता बदल लिया। ये सब क्यों कह रहे हो आप इतनी बड़ी नेशनल पार्टी हो, आप इतने दिन से 20-20 राज्यों में आपका शासन चल रहा है, आप सेंटर में हो, आपके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इस प्रदेश की जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा कि यार एक पार्टी वाले शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो जो जागरूक जनता टीवी पे बैठ के देख रही होगी, उसको झल्लाहट महसूस हो रही है कि तुम भी तो बताओ कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट अपने बजट का लमसम 25% शिक्षा पर खर्चा करती है। आप अपने 20 राज्यों में कितना % खर्चा कर रहे हो, ये तो बताओ। 2014 में 15-16 लड़के आईआईटी के एग्जाम क्वालिफाई किए थे गवर्नमेंट स्कूल से, इस बार 700+। ये सब आप भी डाटा लेकर आओ। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हमारा चलता है। हमारा एक बच्चा है जिग्नेश, वो साल भर में 1 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, 19 साल उम्र है। मैं उससे मिला, अपने पार्टी ऑफिस में आया था, 19 साल का लड़का। मैंने उससे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा भाई अभी तू ये बात कैमरे के सामने मत करना, नहीं तो पता लगा मेरी कोचिंग बैठ जाएगी, लड़के कहेंगे यार एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम ही कर लेते। तो जहाँ बात इन सब चीज़ों की, परसों मैं एक शाइन चौक यहाँ पे एक जगह है खिचड़ीपुर में, वहाँ मैं एक प्रोग्राम ले रहा था। एक बच्ची क्लास 8 की आई, मैं आपको वीडियो उसका भिजवाऊंगा। इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो फ्रेंच बोल रही थी। हमारी एक कार्यकर्ता है शिरीन खान करके है, उसकी 2 बेटियां,
वो मुझे कल इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड समझा रही थी, एक 9th में थी, एक 10th में थी। मतलब वो दोनों, उसकी जो 9th में बेटी थी शिरीन खान की, वो मुझे बॉन्ड समझा रही थी कि सर बॉन्ड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप जब कहेंगे मैं उनको स्टूडियो में बुला लूंगा, उन बच्चों को, छोटी सी बच्ची है क्लास 9th की, वो बॉन्ड समझा रही थी। आपने बातों बातों में एक बात बोली कि भाई इसे कैमरे के सामने मत कहो, मेरी कोचिंग बैठ जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं कि हमने शिक्षा माफिया ख़त्म किए हैं, और आपको भी लोग शिक्षा कारोबारी कहते हैं। शिक्षा कारोबारी जो कहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हम जब सुविधा देते हैं, सुविधा, तो लोग क्या करते हैं, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मेरा कोर्स है जो सिर्फ 500 रुपये महीने का है सिर्फ, और वो कोर्स, और मैंने एक सीरीज चलाई अवधनामा करके, पूरा इतिहास पढ़ाया फ्री, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की कि भाई ओझा जी आप डाल के देखो यूट्यूब पे, मेरा कोर्स है 500 रुपये महीने में, आप पढ़ो। आप 500 रुपये में मैंने पूरा, अभी हमारा एनिवर्सरी था 5 साल हमारे इंस्टीट्यूट को पूरा हो रहा था, एक IAS अकेडमी को, तो हमने एक स्कीम चलाई थी 26 नवंबर को कि 500 रुपये में हम आपको पूरा GS दे देंगे। उस GS की फीस है 1 लाख रुपए, कि आप 2 दिन अगर हमसे एनरोल करते हो, हम 500 में आप जो भी सिलेबस हमसे खरीदना चाहो वो हम 500 रुपये में दे देंगे। अब जब टीचर हमसे कहता है कि साहब हम तो 20,000 रुपये पर आवर लेंगे, तो हम कहाँ से लाके वो पैसा देंगे? हमारा जो है वो हम बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। तो कहने के लिए लोग वो भी कह सकते थे कि हाँ भाई ओझा सर तो 500 रुपये महीने में पढ़ा रहे, पर वो लोग नहीं कहते। अच्छा, थोड़ा और सवालों पे आते हैं, थोड़ा आपके फिर से उसी सवाल पर कि जब आप ने सोचा आम आदमी पार्टी जाना है, तो ये संपर्क हुआ कैसे? कौन वो ब्रिज बना कि आप, पुरानी आपकी वीडियोस चलती थी, आपका अपना एक विचार होता था, मत होता था, लेकिन जब पार्टी चुनने की बारी है तो वो ब्रिज का काम किसने किया, और कैसे आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के कांटेक्ट में आए? मुझे सीधे जो है पार्टी ऑफिस से फ़ोन आया था। अच्छा, सीधे, कोई ब्रिज था ही नहीं। अच्छा, मुझे सीधे, किसका फ़ोन आया था? है हमारे एक मित्र हैं, अच्छा, उनका फ़ोन आया नाम था। बता दीजिए। मेरे एक मित्र है और हमारे ही ज़िले से हैं, अच्छा, मतलब पूर्वांचल के हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम चाहते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं, और वो सिर्फ मेरा नाम नहीं ले रहे थे, वो 3-4 शिक्षकों का नाम ले रहे थे कि सर हम सबके कांटेक्ट में हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षकों की एक टीम को हम अपने साथ शामिल करें। तो हमारी पार्टी इस पर विचार कर रही है, आपकी क्या राय है? हमने कहा यार राय बिल्कुल अच्छी है और मैं तो रेडी हूँ। बस वहीं से मीटिंग का सिलसिला शुरू, और 2 दिसंबर को मैं आम आदमी लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि आप लोकसभा टिकट मांग रहे थे बीजेपी कांग्रेस से, लेकिन वहाँ सफल नहीं हुए, फिर इधर का रुख कर लिया चूँकि आपको एक पार्टी ज्वाइन नहीं करनी थी। सफल हो जाते। तो अवध ओझा की निजी तौर पर विचारधारा क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, आज महाभारत का युद्ध ही चल रहा है, तो कृष्ण की जो विचारधारा है वो बड़ी धार्मिक विचारधारा है। कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण भगवान, छत्रपति शिवाजी, अगर आप इनका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको विजयी सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि ये सामने वाले की विचारधारा के हिसाब से ही उसे जवाब देते हैं। जैसे राणा सांगा है, तो उनका मानना है कि साहब सामने वाले दुश्मन का हथियार गिर जाएगा तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये बात, ये एक राजपूती कल्चर है, बहादुरी का कल्चर है। ये बात हर आदमी नहीं समझेगा, ये बात सेंट्रल एशिया का आदमी नहीं समझेगा। अब महाभारत, अब आप भगवान राम के अगर समय हो तो ठीक है, वहाँ विचारधारा मानी जा रही है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई रावण बड़ा ज्ञानी है, तो आप इससे ज्ञान ले लो। लेकिन महाभारत में तो आज का जो दौर है वो महाभारत का दौर है। एक ही विचारधारा है, वेलफेयर ऑफ द मासेस, जनता का भला होना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो क्या आपको वाकई लगता है कि राजनीति को इतनी बड़ी लड़ाई बनाना चाहिए कि उसको महाभारत जैसे संज्ञा दे दी जाए? लोकतंत्र है, सरकारें जो भी आती हैं, पहले अभी केंद्र में अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थीं, और सब ने अपने अपने समय पे काम किया। ये सब एक दूसरे जो पार्टियां हैं वो सब मानती हैं। तो क्या कुछ दायरा, कुछ लकीर राजनीति में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जावेद भाई, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनका बड़ा प्यारा मतलब होता है। महाभारत मतलब चुनौतियाँ,
जैसे परिवार में महाभारत है, तो मतलब परिवार में चुनौतियां हैं। महाभारत टर्म बड़ा प्यारा है। मोहल्ले में महाभारत है, शहर में महाभारत है, प्रदेश में महाभारत है, देश में महाभारत है, विश्व में महाभारत। मतलब महाभारत का मतलब चुनौती। अच्छा, पार्टी चुनने के मामले में घर में तो महाभारत नहीं हुई? मैंने सुना है कि घर से पत्नी से गृह मंत्रालय का बड़ा दखल रहता है आपके फैसलों में। तो बिल्कुल, क्या हमारे फैसलों में तो बहुत रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो बिल्कुल, उन्होंने आपको बताया, आपने उनको बताया कि मैं पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और तो उसको लेके घर में तो कोई महाभारत नहीं हुई? और वो खुद ही वो बस वाला फायदा वो भी उठाती हैं, तो फ्री वाले बस में वो भी चलती थी। तो उन्होंने कहा कि बताओ, जो आदमी इतना काम कर रहा है, और चूंकि केजरीवाल जी की नीतियों से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि भाई दिल्ली एक मॉडल है, हमने उस पर बुक भी निकाली, दिल्ली मॉडल। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में उस किताब पे चर्चा भी करूँ मैं। तो चूंकि वो खुद ही नीतियों से सहमत हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। परिवार में किसी ने कहा नहीं कि बच्चों ने खास तौर से कि ठीक ठाक चल रहा है अपना अभी एजुकेशन का, शिक्षा का? मेरी बेटियों ने मुझसे कहा था अच्छा। कि पापा क्या ज़रूरत है पापा पॉलिटिक्स में जाने की। तो मैंने कहा बेटा अभी हमें विलियम बेंटिक की तलाश है। तो बोली मतलब? मैंने कहा बेटा, जब समाज में कुरीतियाँ होती हैं ना, तो आपको कोई राजा चाहिए होता है जो उन कुरीतियों को दूर करे। तो राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा खत्म करवानी थी, तो उन्होंने विलियम बेंटिक को पकड़ा। ऐसे मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे सुधार करने थे, कुछ प्रोग्राम्स देने थे, तो मेरे विलियम बेंटिक बन गए आम आदमी पार्टी। क्योंकि यही एक जरिया था जहां मुझे सुना जाना था, मेरी बात लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आप सोचो, हिंदुस्तान में दिल्ली एक प्रदेश है जहां पर पार्कों में सरकार की तरफ से योग के शिक्षक दिए गए। कितनी बड़ी बात है, सरकार की तरफ से योग के शिक्षक दिए गए। योग 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 तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपके स्वास्थ्य के लिए इतना चिंता करती है। तो जो सरकार ध्यान, योग, हमारा एक हैप्पी आवर करके एक वो चलाया जाता है क्लास में, ये सब में आप मेरे वीडियोस देखिए, वो सारे केंद्रित हैं ध्यान और योग पे। और फिर आप आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज देखिए, तो इतना कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा। हैप्पी आवर चलता है हमारे दिल्ली सरकारी स्कूलों में, योग की शिक्षा दी जाती है, और अंबेडकर एक्सेलेंस का जो प्रोग्राम है कि बच्चा जिस चीज़ में वो एक्सेल करना चाहता है उसे वो सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। मैं अभी थोड़ा सा पढ़ रहा था आपके बारे में, गूगल कर रहा था, तो एक वाक़या आपके परिवार से जुड़ा हुआ मैंने पढ़ा था, आपके पिताजी का। उन्होंने, ऐसा था कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी थी आपकी माताजी को पढ़ाने के लिए। तो क्या ये वहीं से मिला है आदर्श पिताजी से, और क्या वो वाक़या क्या था, थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी एक श्लोक कहते हैं संस्कृत का, वो मैं रट ही रहा हूँ, और आज मुझे वो बहुत काम आ रहा है। कहते हैं न चौर हार्यम न भरत भाज्यम न राज्य हार्यम न च भारकार। ये मेरे जीवन का एक ऐसा श्लोक है जिसको कहने और सुनने के बाद मैं असीम ऊर्जा से भर जाता हूँ। न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राज्य ले सकता है, न वो आपके ऊपर भार है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, जितना खर्चा करो उतना बढ़ता चला जाता है। और ये चीज़ 25 साल पढ़ा के मैंने देखा। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। और आज इस विद्या की वजह से मुझे अमेरिका से कॉल है, इंग्लैंड से कॉल है, भैया हमारे यहाँ भी गीता पढ़ा दो, भैया हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो। तो ये मेरे पिता का जो सिद्धांत था कि दुनिया का श्रेष्ठतम धन है विद्या। और जब मैंने लोहिया जी को पढ़ा कि जब वो बर्लिन से वापस आए और हिंदू के ऑफिस में गए और आर्टिकल लिखा वर्ल्ड वॉर पे, उस जमाने में हिंदू ने 1916 में उनको 200 रुपये दिए थे लमसम। तो मुझे लगा हाँ यार। फिर डॉक्टर अंबेडकर को मैंने देखा क्लास के बाहर बैठते बैठते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, किसकी वजह से? एजुकेशन। फिर मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा, प्रधानमंत्री, नदी क्रॉस करके जाना पड़ रहा है पर वो पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा यार मेरे पिताजी कितनी अच्छी बात करते हैं। तो वो कहते थे कि ये एक ऐसा धन है जो सारे धनों को अपने पास ले आता है। तो किस्सा रह गया? किस्सा यही था कि अब हमारे पास पिताजी हमारे क्लर्क थे डाकखाने में, उन्होंने मेरी माँ को भी पढ़ाया। मेरी माँ लॉयर है, गोंडा हाई कोर्ट में अभी वहाँ की बार की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और हमें पढ़ाया।
हमारी बहन को पढ़ाया, और हम अपने गांव में एकमात्र परिवार थे जिनके बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, फातिमा इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। फिर हमारी हायर स्टडीज़ के लिए पैसा, हम भी दिल्ली पढ़ने आए, हमें भी फीस जमा करना था। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार खेत ऊत की चिंता मत करो, ये ज़मीन कभी मौर्यों की थी, कभी गुप्तों की थी, कभी कुषाणों की थी, हूणों की थी। ज़मीन हमेशा ताकतवर आदमी के पास रहती, तुम ताकत इकट्ठा कर लो, ज़मीन आ जाएगी। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था उस वक्त जब उन्होंने खेत बेचा और खेत बेचने की बात की। तो उस वक्त बड़ा लगा कि यार अपना, हाँ, क्योंकि हमारे देश में, हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारे देश में सबसे बड़ी संपत्ति ज़मीन मानी जाती है कि अगर हम बाहर से कहीं भी फंस जाएंगे तो ज़मीन काम आएगी। तो वो एक बड़ा मतलब दुख का समय था, पर खैर सब कुछ, कहते हैं ना, इफ़ द एंड इज़ वेल एवरीथिंग इज़ वेल। तो अभी ज़्यादा थकान कहाँ होती थी, क्लासेस में या राजनीतिक मैदान में? क्योंकि आप क्लास में बड़ा मज़ा आता था, और यहाँ नहीं आ रहा है। राजनीति में इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब मुझे तो हमारी पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं फ़ोन करते रहते हैं, हाँ, हाँ भाई मास्टर साहब, उनको लगता होगा ना कि टीचर है, कैसे पब्लिक से इंटरेक्ट करता होगा। और कुछ चीज़ें हैं भगवान ने, मैं चूँकि एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ तो मुझे गरीबी का एहसास है। मुझे पता है कि एक गरीब आदमी का सेंटिमेंट, साइकोलॉजी, क्या चाहता है वो, क्या क्या उसको सुनना है। तो गरीबी कुछ चीज़ें आपको गिफ्ट में देती है, जैसे लड़ना सिखाती है आपको। तो मेरे लिए कोई मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इन गलियों में 15-15 किलोमीटर घूमना। चिंता उसको होती है जो एसी में पैदा होता है। तो गरीबी साहस देती है, गरीबी शक्ति देती है, गरीबी अनुभव देती है। पता नहीं लोग गरीब को इतना बुरा क्यों मानते हैं, क्योंकि गरीबी जो चीज़ देती है वो अमीरी नहीं दे पाती, और वो इतनी सारी शक्ति देती है। एसी, आप जनरल क्लास में सफ़र कर लो दिल्ली से इलाहाबाद तक, 70 लोगों की सीटिंग है, 3000 लोग बैठे हैं, 4-5 हाथ है, एक पैर निकल रहा है बीच में से। तो मतलब एक अलग सा समय होता है वहाँ पे। मन की शांति के लिए कुछ तो करते होंगे, मतलब एक इंसान है, शरीर है, थक जाता है, तो क्या मतलब अध्यात्म और योग की आप बात कर रहे हैं, तो क्या दिनचर्या रहती है? कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मेरा मन अशांत कैसे होगा। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू क्यों चिंता कर रहा है, तू क्या कर रहा है, सांस ले सकता है? बोले नहीं बाबूजी। बोले तेरी सांस मैं चला रहा हूँ, मेरे ही ताकत से तेरी रोशनी है आंखों में, मेरी शक्ति से तू कान से सुन रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तू नाक पे टेंशन क्यों ले रहा है? तू दृष्टा बन जा, देख और मुझे करने दे। तो मानसिक थकान वहां होती है जहां मैं कुछ कर रहा होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहु विधि कहां सुनाए सब संत। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आपकी प्रेरणा आजकल अपने शीर्ष नेतृत्व से आ रही नहीं, है। मेरी हमेशा से रहे हैं। आपने शायद मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, मैं उनकी बड़ी तारीफ कर। देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक और कभी क्या करते हैं कि वो अपनी क्लास के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बातें करते हैं। आप मेरी वीडियो निकालिएगा, मैं उनकी इतनी तारीफ करता हूँ। मैंने कहा था कि यार क्या आदमी है वो, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS, फर्स्ट अटेम्प्ट CM, फर्स्ट अटेम्प्ट IIT। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में एक इस तरह का आदमी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट PM बन जाते हैं अगर वो बनारस की सीट निकल जाती। तो आदमी, देखिए ठीक है, एक पॉलिटिकल राइवलरी अलग चीज़ होती है, पर आप किसी के अचीवमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। ये जितनी परीक्षाएं उन्होंने निकाली हैं उनको सोच के लोग कांपते हैं। तो IIT, IRS, CM, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे नहीं लगता कि ये अचीवमेंट्स कोई और आदमी के हिंदुस्तान में खाते में होगी। 1-2 होगी पर 3 नहीं होगी, गारंटी है इसकी। तो पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी की? आप स्कूल में रहते हैं तो डिसिप्लिन रहते हैं। आप स्कूल जाते थे तो अपने प्रिंसिपल को आप हुक्म देते थे, वहाँ का जो शेड्यूल होता है तो वो आप फॉलो करते थे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी होती है ना, वहाँ डिसिप्लिन एक पैरामीटर होता है। आर्मी अगर डिसिप्लिन ना माने तो आर्मी खत्म हो जाए। आर्मी क्यों सबसे ज़्यादा ताकतवर है? डिसिप्लिन है। जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ ताकत है। लेकिन पार्टी के कई जो साथी थे आपके, वो शुरुआत के साथी हों या फिर जो बाद में आए,
वो कुछ छोड़ के चले गए, कुछ बीजेपी के साथ आज हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? वो सब भाई हमें बहुत मानते हैं, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। उनका दिल हमारे लिए ही धड़कता है। आज नहीं तो कल वो दोबारा आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? क्योंकि अंततः आपको अपने घर ही आना होता है, क्योंकि हर आदमी को पता है कि ये दिल से तो आम आदमी पार्टी के ही हैं, तो उनको फिर से वापस आना पड़ेगा। फिर से वापस आना पड़ेगा। अब कुछ राजनीतिक सवाल कुछ और मेरे रह गए हैं। दिल्ली में वोट डिलीशन का मुद्दा बहुत इस टाइम सरगर्म है। बिल्कुल। उसमें संजय सिंह और तमाम जो आपकी लीडरशिप है वो जेपी नड्डा के बयान को लेकर वो कह रही है कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई में ऐसा है? नड्डा साहब ने ऐसा कहा था और मैंने भी इस पर कमेंट किया था। मैंने वक्तव्य दिया था कि नड्डा साहब आप हमें रोहिंग्या बता रहे हैं, हम रोहिंग्या हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, सत्ता मद भी तो पैदा करती है। सत्ता के अगर कुछ अच्छे पहलू हैं तो सत्ता मद भी पैदा करती है। तो मद जब छाता मद, तो मद में आदमी कुछ भी बोलता है। तो मुझे लगता है कि शायद मद में उन्होंने बोला होगा। और ये डिलीशन वाला मामला तो हमारी पार्टी ने बहुत तेज़ी से उठाया और उस पर बहुत तेज़ी से हम काम भी कर रहे हैं। लगभग सभी वोटरों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो अपने वोटर आईडी को चेक कराएं और अपनी मतलब अटेंडेंस देखें, वो अपने आधार से अपने आप को लिंक करें। तो वो सारी चीज़ें चल रही है। तो अब वाइंड अप करते हैं, वापस से पटपड़गंज आते हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो पिछली बार लीड थी जिसको लेकर बड़े सवाल इसमें भी हमने पूछे और उठते भी हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया को लेकर हो, इस बार कितनी आपकी लीड रहने वाली है? पटपड़गंज की जनता से अगर आप ये सवाल पूछते तो वो आपको बहुत अच्छा जवाब देती। मैं चाहता हूँ ना, सवाल आप उससे करिए जिसका वो सवाल है। जैसे नहीं, गणित भी तो होता है भाई, कैंडिडेट भी अपना गणित लगाता है कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कहाँ मजबूत हूँ। अगर आप ये गणित नहीं लगा रहे हैं तो फिर मतलब देखिए मैं आपको बताऊँ, ईश्वर का आशीर्वाद और यहाँ की जनता का प्रेम मेरे पक्ष में है। बिल्कुल एकदम मंझे हुए राजनेता हो गए आप, सीधा जवाब नहीं देने वाले लग रहा है। नहीं जावेद भाई, ऐसा नहीं है। बस ये है मार्जिन तो बता ही दीजिए इस बार कितना। नहीं कहते ना कि एक कुछ चीज़ें बड़ी प्यारी हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो आदमी, मुझे पता है ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है और पटपड़गंज की जनता का प्रेम मिल रहा है। तो फिर हम आपके इस आशीर्वाद और प्रेम के बदौलत हम फिर एक बार इस मुद्दे पे बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के इस पॉडकास्ट से बात करने के लिए। तो ये था इलेक्शन वाला पॉडकास्ट, न्यूज़ 18 इंडिया की ख़ास पेशकश, जो कि बेहद तफसील के साथ अवध ओझा ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात की। फ़िलहाल 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और जिन सीट्स पर सबसे ज़्यादा नज़र है उनमें से एक पटपड़गंज है, क्योंकि पिछली बार बेहद कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ से अवध ओझा मैदान में है और उनके सामने जो फील्डिंग है वो बहुत सख्त नज़र आ रही है। रविंदर नेगी हैं बीजेपी से, अनिल चौधरी जो कि पूर्व विधायक हैं, और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उसी दिन पता चलेगा कि जनता ने किसके हक़ में अपना फ़ैसला सुनाया।